हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के सेट नंबर 2 का। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इससे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में भेज दें। आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भी टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा चुका है। यदि उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जा करके रेलवे ग्रुप डी टेस्ट सीरीज के प्ले लिस्ट में जा करके आप पहले वाले वीडियो को देख लें। इस तरह से आगे जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तब तक में कई प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। यदि आप सभी को देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे कंडीशन में होंगे। बहुत अच्छा आपका मैथ, रीजनिंग या फिर जीके जीएस, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बहुत हूबहू क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। दोस्तों, देखते हैं इसमें जो भी प्रश्न हैं उनको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के डिस्कशन में हिंट्स के साथ कुछ डिटेल करेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। यदि बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर वो देखने में बोरिंग जैसा लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं, दाएं, दाएं, दाएं और बाएं क्रमवार में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में अवस्थित है? इन प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। फ्रेम स्ट्रक्चर में ऊपर वाला उत्तर होता है, उसके नीचे जो होता है उत्तर का जस्ट अपोजिट दक्षिण, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो कहाँ खड़ा है? उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है। तो सबसे पहले ये स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है मतलब यहाँ खड़ा है। अब कह रहा है कि पहले बाएं बाएं, इसमें जितना बार घूमता है उसमें से एक अपोजिट वाले को एक साथ काट देंगे। एक यहाँ से बायां कटा दाएं के साथ, फिर देखते हैं और कहीं बायां आया है तो एक बार और बायां आया है, इस दाएं के साथ काट दिए। तो रेस्ट क्या बचा? दायां। कितने बार दायां बचा? तो एक बार ही दायां बचा है। तो जहां खड़ा है उससे यदि वो दाएं मुड़ता है तो वो किस कंडीशन, किस डायरेक्शन में आता है? तो जब भी कोई मुड़ेगा, एक बार मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री के मुड़ेगा। यहाँ से 90 डिग्री कहाँ आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। लुप्त संख्या में यहाँ पे हम लोग पैटर्न देखेंगे, पैटर्न कैसे बढ़ा है और पैटर्न में क्या वहाँ पे पुट कर देंगे तो पैटर्न का सही जवाब आ जाएगा। तो इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो देख रहे हैं कि प्रत्येक पद के जो बीच है उसमें 8, 8, 16, 32, 64 और उसके बाद फिर 128 का अंतर है। इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं गुना 2 जोड़ 3, गुना 2 जोड़ 3, गुना 2 जोड़ 3। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 253। 125 दूनी 250, 3 253। तो दो तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये याद रखेंगे। और ये 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी से 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो सबसे कम गलनांक का राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का सबसे कम गलनांक होता है। क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस है और इसका गलनांक सबसे कम होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो बहुत छोटी मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका गलनांक 115 केल्विन होता है, ये याद रखेंगे 115 केल्विन होता है। कार्बन का गलनांक 3823 केल्विन होता है, 3823 केल्विन। प्लेटिनम का गलनांक 2441 केल्विन होता है और कोबाल्ट का गलनांक 1768 केल्विन होता है। ये सभी याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है,
कारण है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही है, भूरे परत से जब आच्छादित हो जाती है उन्हें जंग कहते हैं। ये यहाँ तक तो सही है, इंग्लिश में इसे रस्ट कहते हैं। और दूसरा कारण दिया हुआ है, जंग अथवा भूरी पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से कारण सही, ए सही है और उसका जो आर है वो गलत है। तो देखते किस ऑप्शन में ये है, ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये ए सही है और आर गलत है। देखते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहली बात है रेनिन और टेनिन की, जानेंगे। यहाँ बताया गया था कि उसको रेनिन का, उस पदार्थ को टेनिन कहते हैं, मतलब जंग को टेनिन कहते हैं। ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि रेनिन और टेनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टेनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन के लिए होता है, और टेनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। लोहे में जंग जो होता है फेरिस और फेरिक के ऑक्साइड के कारण होता है, जो भूरे पाउडर के रूप में लोहे के ऊपर जम जाती है। अगला प्रश्न है, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की दिशा में है। फिर वही डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है। इसके लिए भी हम एक फ्रेम बना लेंगे। इस फ्रेम में एक व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व में हो गया, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। इसमें दक्षिण पूर्व की ओर हो गया, तो इधर है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर उस व्यक्ति का मुंह है। अब हम लोग आएंगे प्रश्न के मेन पार्ट पे। इसमें डिग्री के साथ दिया हुआ है डायरेक्शन, बाएं डायरेक्शन में 90 डिग्री, दाएं डायरेक्शन में 135 डिग्री। इस तरह से आप सभी एक तरफ वाले डायरेक्शन को एक साथ ले लीजिए। बाएं डायरेक्शन वाले सभी को एक साथ लेते हैं, तो पहले बाएं 90 डिग्री है, फिर कहाँ बाएं है 180 डिग्री, फिर बाएं है, और उसके बाद फिर बाएं 45 है। सभी को जोड़ते हैं तो 315 डिग्री हो जाता है, और इसके पीछे में बाएं लगा देंगे। बाएं 315। यदि फिर सभी दाएं को एक साथ जोड़ेंगे तो दाएं कितना बार है 135, एक बार आया है दाएं, फिर 45, 135 और 45 180 हो जाएगा। दाएं में 180 हो गया। और इस तरह से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ा वाला का जो टर्म आया है पीछे वही रह जाएगा। बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। 300 पहले 315 में से 180 घटा तो कितना बचा 135। 135 किधर होंगे, तो जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला टर्म कौन था, तो बाएं, तो बाएं है, बाएं 135 यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से 135 डिग्री बाएं मूव करना है। तो बाएं मूव करने के क्रम में किधर जाएंगे, तो इस डायरेक्शन को याद रखना है। 180 डिग्री से बाएं जाने के लिए इधर चलेंगे और ये डायरेक्शन आ जाएगा। एक सेकंड, प्रश्न के लिए देख लेते हैं, प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं। साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद है नॉर्थ। इसका राइट आंसर है नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ से 135 डिग्री बाएं घूमेंगे तो इधर आ जाएंगे उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में आ गया तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाएं, बाएं से 135। देखते हैं अगला प्रश्न। ए बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ को 400 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करता है। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है तो हारने वाले जीतने वाले को कितनी बार पार करेगा। विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा। देखिए, यदि 5:4 है तो इसको एक कांस्टेंट समय में मान लेते हैं कि जो जीत रहा है वो 500 मीटर और जो हार रहा वो 400 मीटर 1 सेकेंड में दौड़ रहा है। ये कांस्टेंट 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लेते हैं क्योंकि ये चाल का, ये गति जो है उसका अनुपात है, तो मान लेते हैं 500 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसी को हम यदि ऐसे देखें, क्योंकि 400 का जो एक ट्रैक है एक चक्कर लगाता है, जब तक जो दूसरा व्यक्ति हारने वाला है एक चक्कर लगाता है तब तक जो जीतने वाला है 100 मीटर आगे निकल चुका होता है। तो कब कब आगे निकलेगा, तो इस प्रश्न को देखने के लिए कब कब निकलेगा, तो पहली बार निकलेगा, इसको ऐसे बैठा लेंगे कि ये 500, 1500, 500, 1500 के बाद फिर आगे बढ़ेगा तो 2000, 500, 1500, 2000, 2500, इसी तरह से टर्म यदि बैठाते हैं
तो कब कब ये ज़्यादा हो जाता है, तो पहली बार जब ये 2000 जाता तब तक ये कितना आता है, 400, 800, 1200 और 1600। ये पहली बार है जब जीतने वाला जीतने वाला 2000 1200 मतलब 2000 जा चुका है, तब हारने वाला 1600 गया है। 500, 1000, 1500 और 2000। तो 400 का अंतर जब हो जाए तो एक राउंड का अंतर हो गया, एक राउंड का अंतर हो गया तो इसको पहली बार क्रॉस किया यहाँ। दूसरी बार जब जीतने वाला 400 मीटर दौड़ चुका होगा तब हारने वाला 3200 दौड़ेगा। तो दूसरी बार तो यहाँ भी 800 का अंतर है, 800 का अंतर है। कहने का मतलब ये दूसरा चक्कर है इसका, ये 800 का अंतर है। मतलब एक बार 400 का अंतर कहाँ हो रहा है, दूसरी बार 800 का अंतर कहाँ हो रहा है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि 2 बार उसको क्रॉस करेगा। 8 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए तालिका में 6 विभिन्न प्रकार की कंपनी द्वारा उत्पादित बल्बों के बारे में जानकारी दी हुई है। अभी डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें। कंपनी के द्वारा, कंपनी का नाम है RSTUVW। और उसके बाद प्लास्टिक के बल्ले 55%। जब प्लास्टिक के बल्ले का 55% है तो रेस्ट जो बच जाता है उसमें लकड़ी का बल्ला हो जाएगा। 55% प्लास्टिक है तो 45% लकड़ी का, 70% प्लास्टिक है तो 30% लकड़ी का। इसी तरह से ब्रांड ए का 21 अनुपात में है, ब्रांड बी का 4 अनुपात में। यही सारा यहाँ से यहाँ का डेटा दिया हुआ है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि एन क्या है, तो यू द्वारा उत्पादित बी ब्रांड के लकड़ी के बल्ले। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यू ब्रांड कहाँ है, तो लकड़ी का यदि 75% प्लास्टिक का करता है तो लकड़ी का कितना करता होगा, तो 75 से घटा देंगे तो 25%। तो टोटल कितना बल्ला होता है, 5,50,000। 5,50,000 में से 5,50,000 का कितना परसेंटेज निकालेंगे, 25%। क्योंकि यू जो है 75% प्लास्टिक का करता है तो 25% लकड़ी का करेगा। और उसमें से किस ब्रांड का कह रहा है, बी का। तो बी का रेशियो क्या है यू में, तो 14 है। तो 14 बटे टोटल कितना हो जाएगा, तो 14 बटे 14 प्लस 41 हो गया 55। तो 14 बटे गुना 14 बटे 55। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आता है 35,000। 35,000। फिर आगे प्रश्न में कहा रहा है आर और डब्लू द्वारा मिलाकर उत्पादित लकड़ी के बल्ले। लकड़ी के बल्ले के लिए फिर इसको यदि सॉल्व करते हैं तो सब टोटल 5,50,000। 5,50,000 इसका आर के द्वारा उत्पादित लकड़ी का बल्ला, आर के द्वारा उत्पादित लकड़ी का बल्ला है 45%। तो 45 बटे 100 हो गया, जोड़ डब्लू के द्वारा उत्पादित लकड़ी का बल्ला, डब्लू का फिर वही 5500, 5,50,000। और डब्लू के द्वारा कितना उत्पादित किया जा रहा है, तो 60%। इसका 60% निकाल लेते हैं। तो इस तरह से डेटा निकलता है 57,000, 5,77,500, 5,77,500। और आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो वैल्यू है, दोनों का जो डिवाइड करेंगे, एन का वैल्यू क्या निकला था, एन का वैल्यू निकला था 35,000। और डब्लू एम के वैल्यू में दो डेटा था, एक आर का डेटा था, एक डब्लू का डेटा था, इसीलिए इसका ज़्यादा हो गया 5,77,500। और इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.061। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए और सी एक साथ काम करना शुरू किया है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, बाद में एक ही जगह बी आ गया। पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, तो ए कितना, तो 10 दिन। ए 10 दिन, बी का 15 दिन और सी का 20 दिन। तो टोटल कितना यूनिट काम हुआ,
तो 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट टोटल काम हो गया। तो सबका क्षमता क्या है, तो इसका 6 हो गया क्षमता, इसका 4 हो गया और इसका 3 हो गया। अब कौन कौन काम किया है मिल करके, ए और सी किया है। ए और सी कितने दिन तक किया है, ए और सी की क्षमता पहले क्या है, 6 और 3 9 है, 9 क्षमता है, 6 + 3 = 9 है क्षमता। और कितने दिन तक काम किया है मिल करके, 2 दिन तक किया है। तो टोटल 18 यूनिट काम कर दिया। रेस्ट यूनिट कितना काम बचा है, रेस्ट यूनिट RU रेस्ट यूनिट काम बचा, 60 में से 18 घटा लेंगे, 42 यूनिट काम बचा है। 42 यूनिट को कौन करने वाला है, तो 42 यूनिट को जो बचा हुआ काम है ए भी करेगा। ए और बी, ए की जगह बी आ जाता है, तो रेस्ट यूनिट को बी और सी करेगा। बी और सी कितना हो गया, कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट कितना दिन में समय लगेगा, 6 दिन। पूछ रहा है कुल कितने दिन में, 2 दिन पहले काम हो चुका था, 6 दिन इधर, तो टोटल कितने दिन का काम हो गया, 8 दिन का काम और होगा। टोटल काम हो गया 8 दिन का। पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 8 दिन में। कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करके पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा में क्रमांक 1 और 2 दिया गया है। इसे एक स्वीकृत है, स्वीकृत हो तो आप दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणा विचार करके कौन सी पूर्व धारणा में ये अंतर्निहित है कथन, ये बताना है। तो कथन है, मरीज की स्थिति में ऑपरेशन के बाद सुधार होना चाहिए। तो सुधार होना चाहिए ये तो बता दिया जा रहा है। और आगे बताया जा, पूर्व धारणा दिया गया है, मरीज को उसी हालत पर संचालित किया जा सकता है, पहली बात है। और दूसरा क्या है, देख लेते हैं दूसरा, मरीज को उसकी हालत पर संचालित नहीं किया जा सकता है। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए क्या करना चाहिए, तो इससे इसमें निकलता है कि कथन बताता है कि मरीज की स्थिति में ऑपरेशन के बाद सुधार होगा, ये तो बता दिया। लेकिन यह साफ होता है कि मरीज इस स्थिति के अनुकूल बन सकता है, इसीलिए अंतर्निहित है। इसीलिए किस में अंतर्निहित है, तो एक में अंतर्निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि केवल पूर्वधारणा एक में अंतर्निहित हो। प्रश्न दिया गया है, 7 लोग एक दूसरे के सामने एक सर्किल में बेतरतीब तरीके से बैठे हैं, बेतरतीब बैठे हैं, मतलब हुआ इर्द गिर्द इधर उधर कहीं से कहीं। JOM के बीच में बैठा है। फिर इसी तरह से इसको सजा लेना है। सजाने के क्रम में आप देखिएगा, इसमें जो इसका टोटल कितने आदमी हैं, 7, तो 7 ऐसे कॉलम बना लेंगे। इसमें जो भी दिया हुआ है, JO और M के बीच में बैठा है, M और O के बीच में J बैठा है। फिर अगला कथन है, न तो L और न ही I K के ठीक दाहिने बैठा है। K जहाँ भी बैठा है उसके ठीक दाहिने न तो L को रखना है न ही I को रखना है। आगे N के बगल में बैठा है, N M के दाएं तीसरे बैठा है। N जो बैठा है M के किधर, बाएं तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से यदि सजाते हैं सबको तो यही आता है, इधर इधर क्या आ जाएगा, इधर I आ जाएगा और फिर L आ जाएगा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, L डैश के तत्काल बाईं ओर बैठा है, यहाँ बाईं होगा, सुधार कर लीजिएगा, किसके बाईं ओर बैठा है, तो L जो है N के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो देख लेंगे L N के बाईं ओर बैठा हुआ है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य। विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव के रूप में होती है और मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में होता है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें जर्मनी सेना ने ब्रिटिश सेना के ऊपर अर्थात ब्रिटानी सेना के ऊपर और कनाडा की सेना के ऊपर इसका प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियन
प्रोटीन का एक रूप होता है जो कि जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करता है और शरीर के बाहर तो ये मृतक समान हो जाता है, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाता है और इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। विषाणु की खोज किसने किया था, ये भी प्रश्न याद रखना है। इवानोव्स्की ने 1891 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण इसकी खोज करते समय इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री और डॉट डॉट साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान होगा। इसमें देखना है सबसे पहले तो जो वैल्यू दिया है कहाँ से कहाँ तक है, 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर डॉट 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 89 तक है। तो सबसे पहले तो ये एपी के फॉर्म में है। सबसे पहले हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे कुल कितना टर्म है। सबसे पहला तो एक टर्म तो दिख रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसको ऐड करेंगे और इसको यदि हम ये करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह से 5 से यदि पहले दोनों को ऐड करके 90 हुआ, इसी तरह से 85 हो जाएगा तो उसका भी 1 होगा। लेकिन हम लोग को ये ज्ञात करना है इसके बीच का अंतर क्या है और कुल कितने टर्म है। तो टर्म क्या है, सबसे पहले एपीजीपी का भी यूज हो जाएगा और ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे क्या टोटल एक साथ जितने भी पद है सभी का जोड़ा है या फिर कोई बेजोड़ा पद भी है। यदि बेजोड़ा पद होगा तो उसके लिए अलग वैल्यू होगा। तो सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेते, कुल कितने 89 तक कुल कितने पद है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला टी बराबर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ए जो है प्रथम पद है, टी एन जो है एनवां पद है 89, ए जो प्रथम पद है +1 है, एन ज्ञात ही करना -1 और डी पदों के बीच का जो अंतर है ये कितना है तो 4 4 करके बढ़ रहा है तो प्लस मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। इस तरह से एन का वैल्यू जो है वो 23 निकल जाता है। एन 23 है तो मतलब 23 पद है टोटल। यदि 23 पद है इसमें से 22 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन जो बीच वाला पद है वो बेजोड़ा हो जाएगा। कौन, तो 12 इधर से 12 उधर से, 11 इधर से 11 इधर से और बीच वाला 12वां पद बेजोड़ा हो जाएगा। और 12वां पद कौन होगा ये भी ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 12वां पद कौन होगा, तो 12वां पद यहाँ 12 यूज कर लेते हैं। ए के लिए ए जो है पहला 1 है, 1 जोड़ 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44 1 45। तो ये जो बीच वाला 12वां पद है 45, अर्थात साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/2। और इधर जितने पद है 11 पद है तो सबका वैल्यू सबको जोड़ा लगा के 1 1 हो गया, तो 11 अब प्लस ये हाफ, 11 प्लस हाफ कितना हो गया 11.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 11.1/2। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन मादा का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। महिलाओं में जो गर्भाशय होता है वो नाशपाती के आकार का होता है, जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होता है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा कहते हैं, जो योनि में खुलता है। और गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म अर्थात जिसे मासिक धर्म भी बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। अगला प्रश्न है कि दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंबित होती है। ये दर्पण आकृति है, दर्पण ए बी है, ए है यहाँ और बी है ये। इसमें कह रहा है तो दर्पण का जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, तो जो भी इधर में हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है, त्रिशूल दूसरे साइड आ जाएगा, तो दूसरे साइड में कौन कौन नहीं होगा, तो दूसरे साइड में त्रिशूल तो सबके हाथ में है, लेकिन जो हाथ
जिधर है नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नीचे ही होगा हाथ। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो इधर का देख रहे हैं हाथ कटा हुआ है, ये नहीं हो सकता है। फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका नाक ही गायब है, ये दो छट गया। उसके बाद दो ऑप्शन बच रहा है, इसका हाथ ऊपर की ओर बढ़ा हुआ, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है, तो यही ये बच गया रेस्ट। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंच गए। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई गिटार वायलिन नहीं है, कोई गिटार वायलिन नहीं है, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और सभी वायलिन तार है, कोई तार धातु नहीं है। तो इसको वेन डायग्राम से बना सकते हैं। वेन डायग्राम कर रहा है कोई गिटार, कोई गिटार वायलिन नहीं है, ये गिटार हो गया। और कोई गिटार वायलिन नहीं है तो इधर वायलिन हो गया। फिर सभी वायलिन तार है, तो सभी के लिए तो ऐसे लेते हैं, ये तार हो गया। और कोई तार धातु नहीं है तो ये धातु हो गया, डी धातु हो गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। सभी तार के वायलिन होने की संभावना है, टी जो है सभी तार के वायलिन होने की संभावना है। ये क्या ये स्पष्ट हो रहा है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा। सभी वायलिन तार हो सकता है, लेकिन सभी तार वायलिन होने की संभावना गलत कह रहा है। कुछ गिटार तार नहीं है, गिटार कहाँ है? ये गिटार है, गिटार है। कह कुछ गिटार तार नहीं है, तो इसका मतलब कुछ है, ये भी नहीं, ये भी गलत कह रहा है। कुछ भी कुछ नहीं है, ये कह रहा है कुछ गिटार तार नहीं है, तो मतलब हुआ कुछ के अलावा जो बचा है वो है, ये कहने का इसका सेंस होता है यदि इसको सही मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए न तो निष्कर्ष, न तो कथन ए और न ही कथन दो पालन करता है। तो देख लेते किस ऑप्शन में ये है। न तो निष्कर्ष एक, न ही दो का पालन करता ऑप्शन बी। वह आरेख चुनिए जो सही संबंध को निरूपित करता है, बस कार वाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि बस और कार एक दूसरे को पूर्णतः भिन्न है, परंतु वाहन ही है। बस और कार एक दूसरे से भिन्न है लेकिन वाहन है, तो बड़ा वाला वाहन हो गया और बीच का अंदर एक बस और एक कार है। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि दिया है, तो इसके फॉर्मूला से 2πr1 कर लेते हैं। पहला 88 है तो ये 88 रख देते हैं। 2πr2 ये 132 है, तो इसको 132 कर दिए। इससे R1 और R2 निकल जाएगा। इस R1 R2 का फॉर्मूला दूसरे में पुट करेंगे। ये क्या करा? संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब केंद्र एक ही हो, दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, और उसमें रिंग का क्षेत्रफल, मतलब ये छल्ला जो है इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। इसके क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? तो बड़ा वाला जो वृत्त है, बड़ा वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए πr² फॉर्मूला, πr² 1 का होल स्क्वायर, πr बड़ा वाला के लिए 2 यूज कर लेते हैं, πr1 का होल स्क्वायर। इस तरह से यदि इसको ज्ञात करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है ये आ जाता है 770 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखते हैं लुप्त पद के लिए 3/5, इसका जो दशमलव में वैल्यू होगा 3/5 का 0.6 हो जाएगा, 0.6। उसके बाद फिर दशमलव में ही दिया 1.4 है। फिर 11/5, 11/5 का वैल्यू 2.2। फिर वाट है, फिर 19/5, 19/5 का वैल्यू 3.8। इस तरह से फिर 4.6। तो इसमें प्रत्येक टर्म में 0.8 बढ़ रहा है, 0.8 बढ़ रहा है। तो लास्ट में जो 2.2 है ये वाट है, और 2.2 में प्लस 0.8 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पे देता है और शेष राशि अपनी कुल राशि का 10% लाभ कमाना चाहता है। पहले दोस्त को 12 देता है और 10% लाभ कमाना चाहता है। शेष राशि दूसरी दोस्त को कितने ब्याज पे देना चाहिए, इसके लिए इक्वेशन देखते, बहुत इजी बनेगा ये सवाल। तो 20,000 है, 20,000 पे ये कितना लाभ कमाना चाहता है, टोटल 10%, इसका 10% कर देंगे। इक्वल टू ये इसी 20,000 पे टोटल पे 10 कमाना चाहता है। इसमें से पहले भाग को इसको बनाने का बहुत मेथड है, तो ये भी मेथड बहुत आसान है। इसके पहले भाग 12,000 देता है पहले दोस्त को, और 12,000 कितने % ब्याज पे देता है, तो 8% ब्याज पे देता है। समय कितना है, तो वार्षिक है, वार्षिक ब्याज पे देता है और से 1 वर्ष के लिए देता है। तो गुना 1 करिए या ऐसे रहने दीजिए, बात बराबर हुआ, 8% पे देता है। और शेष राशि, तो शेष राशि कितना बच जाता है इसके पास, 8,000। इस 8,000 राशि को कह रहा है कितने % वार्षिक ब्याज की दर पे देगा, तो x% वार्षिक ब्याज पर देगा। ये इस तरह से यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है 13%, x बराबर 13%। राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना भी। विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर्स की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो इंसुलेटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, ऑप्शन डी। विद्युत रोधी सबसे पहले जानेंगे, तो विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर क्या है, तो ये वे पदार्थ है जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अर्थात जिनमें से समान स्थिति में बहुत कम ही धारा प्रभावित होती है, ये विद्युत रोधी होता है। और विद्युत रोधी की जो प्रतिरोधकता पूछी गई है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। और विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण में क्या आ जाता है, रबर, कांच, ये सब, और एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी, ये सब विद्युत रोधी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से देखेंगे। एक पात्र है जिसमें दूध, पानी और शराब के मिश्रण में मात्रा का अनुपात 4, 5 और 3 का अनुपात है। एक अन्य पात्र है जिसमें पानी और शराब का जो अनुपात है 7:3 है, 7:3 है। यदि पहले पात्र में से 4 लीटर और दूसरे पात्र में से 5 लीटर मिश्रण को निकाल करके नया मिश्रण बनाया जाए, तो यह ज्ञात करें कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। तो बस यहाँ कुछ नहीं है, 5 और 4 के अनुपात में, मतलब लीटर में निकाल करके नया मिश्रण बना दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तब कह रहा है शराब की मात्रा। और देख लीजिए ऑप्शन जो है सभी फ्रैक्शन में है, तो भाग पूछ रहा कितना भाग होगा, तो देखते हैं इस सवाल में। इस सवाल के लिए सबसे पहले तो जो 3 दूध, पानी और शराब है, दूध मतलब मिल्क, एम से डिनोट कर लेते हैं, पानी को डब्लू से, और शराब को अल्कोहल ए से कर लेते हैं। इसका अनुपात है 4, 5 और 3, 4:5:3, 4 और 5, 4:5:3 के अनुपात में है। और दूसरे में जो है, दूसरे पात्र में 7:3 के अनुपात में है। यदि सभी अनुपात का योग करते हैं तो ये हो जाता है 12 और ये हो जाता है 10। यदि इसको इक्विवेलेंट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें करना पड़ता है 5 से, इसमें 6 से, तो ये कितना हो गया, 12×5 = 60 और 10×6 = 60 हो गया। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 20, 25 और 15, 20, 25 और 15, दूसरा का 42 और 18।
अब देख प्रश्न का जो अगला पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि पहले पात्र में से 4 लीटर और दूसरे 5 पात्र में से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, यदि इस जितना निकाला जाता है उसको यदि हम एक अनुपात मान लेते हैं कि 4 लीटर और 5 लीटर में निकाला जाता है, यदि 4 और 5 अनुपात में होता तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होता? सबसे पहले तो इसको ऐड करके अनुपात में रख लेंगे, तो ये भी 60 और ये भी 60, ये दोनों 60 हो गया। और यदि 4 और 5 लीटर निकाला जा रहा है, ये अनुपात में इसको कन्वर्ट कर ले तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा? 4 से। दूसरे में कितना से होगा? 5 से। 4 और क्योंकि 4 लीटर और 5 लीटर में निकाला जा रहा है तो ये टोटल कितना हो गया? तो 240 और ये 300, तो 540 टोटल। 540 में से टोटल पूछा जा रहा है शराब का, तो 540 हो गया। और शराब कितना हो गया तो देख लेंगे, तो 15 चौके 60 प्लस 60 प्लस 18 पंचे 90, 60 प्लस 90 मतलब 150/540। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 5/18। तो किस ऑप्शन में 5/18 है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 5/18। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में लगभग 1573 से 74 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था मूलतः कहाँ से लिया गया था? तो मध्य एशिया से लिया गया था। मध्य एशिया में जो मंगोल रहते थे उनके दशमलव पद्धति पर आधारित था यह मनसबदारी व्यवस्था। और मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद की जो व्यवस्था थी के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी वहाँ से ली गई है। और ढांचागत आधार पर इसके 2 भाग होते थे, एक जात होता था, दूसरा पद होता था। जात और सवार होता था। जात शब्द का अर्थ था पद और सवार का अर्थ था जैसे घुड़सवार दस्ते का बोध कराता था। अगला प्रश्न है, शक्कर का बाजार संतुलन में है, यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ जाए तो शक्कर की संतुलन कीमत क्या होगा और संतुलन की मात्रा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगा और संतुलन की मात्रा बढ़ेगी। संतुलन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अब कोई भी वस्तु है वो महंगा इसलिए है, चाहे सोना हो या कोई भी महंगी से महंगी धातु हो, महंगा इसलिए है क्योंकि उसकी आपूर्ति कम है। यदि बहुत ज़्यादा आपूर्ति हो जाए तो वो भी सस्ता हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसका कीमत कम हो जाता है और साथ ही संतुलन जो है वो बढ़ जाता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। जिसमें कि कृंदक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अग्रचर्वनक, चौथा है चर्वनक। एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के को देखते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की ननद का पुत्र है। पत्नी की ननद मतलब अपनी बहन, मतलब बहन हुआ, परंतु मैं अपने बाप का एक अकेला संतान हूँ। तो ननद में चचेरी ननद भी हो सकती है। मेरा पुत्र उससे कैसे संबंधित है? तो कजन ब्रदर। और कजन ब्रदर को हिंदी में कई बार चचेरा वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। वैसे तो शुद्ध हिंदी तो उसका हुआ फुफेरा मेरा भाई होता है, लेकिन कजन ब्रदर को यदि ट्रांसलेट कर होता है तो चचेरा में भी काउंट हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। चचेरा भाई इसका राइट आंसर होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी के कोण बी का आंतरिक तथा कोण सी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद होता है और कोण बी डी सी 50 डिग्री है, तो कोण ए का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अपने आप बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें कहा जा रहा है कोण बी का आंतरिक तथा कोण सी का बाह्य। कोण बी का
आंतरिक, ये बी है तो इसका आंतरिक ऐसे खिंचाएगा। और कौन सी का बाय, कौन सी है ये, और इसका बाय डी प्रतिच्छेद करता है। यदि हम इधर से सपोज कि ऐसे लेते तो ये प्रतिच्छेद नहीं करता, इसका हमको इधर लेना होगा तभी प्रतिच्छेद करेगा। ये प्रतिच्छेद करता है किस बिंदु पे, डी बिंदु पे कर रहा है। तो कौन बी डी सी 50 डिग्री है, बी डी सी ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कोण ए का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के जो अंतः कोण और बाह्य कोण के समविभाजक है उसके द्वारा जो बना कोण होता है, जो शीर्ष का कोण होता है, ऑलरेडी जो पहले से कोण था उसका आधा होता है। ये यदि 50 है तो किसका आधा 50 था, ये 100 का आधा था। यहाँ का हो जाएगा राइट आंसर 100 डिग्री। ये इसका थ्योरम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 लड़के हैं ए से लेकर के एफ तक एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति है उसमें पश्चिम के मुंह करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ है और प्रश्न में पूछा जाए दाएं से दाएं कोने पर कौन है। आप लोग इसे पढ़ करके सब पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें 6 लड़के हैं और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लेते ये लाइन है, इस लाइन पे 6 लड़के पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आप लोग जब रिलेशन पुट करेंगे तो उसमें आएगा आप लोगों को एफ, फिर बी, फिर सी, सी के नीचे डी आएगा, डी के नीचे ए आएगा और ए के नीचे ई आएगा। यदि आप इसके रिलेशन को पुट करेंगे तो ऐसा आएगा। और इसमें पूछा जा रहा है दाएं दाएं कोने पर कौन है, तो दाएं कोने पर एफ है। यदि पश्चिम की ओर बैठा है, पश्चिम मतलब इधर मुंह करके बैठा है, तब इसका जो दायां होगा, दायां हाथ होगा या दायां कोना होगा, ये होगा एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। अगला प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, इसमें से क्या चयन करना है, तो हम मिलान करना है। नीचे उसका ऑप्शन भी दिया है। तो मिलान करने में देखेंगे सबसे पहले क्या है। पहले है एंथ्रेक्स, जो उत्पन्न रोग है, एंथ्रेक्स उत्पन्न रोग, थैलेसीमिया, सरोगेसी और ट्रांसजेनिक्स। इनको हम लोग को सूची में मिलान करके इसके पुट करना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसमें जो सबसे पहले जो ये एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स क्या होता है। तो एंथ्रेक्स एक वायरस है। एंथ्रेक्स नामक वायरस जैव युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विष है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका 4 हो जाएगा, एक विष जो कि जैव युद्ध में काम आता है, तो ए का 4 हो गया। ए का 4। फिर थैलीसीमिया क्या है, थैलीसीमिया नामक बीमारी दोषी जीन के कारण होता है। तो दोषी जीन के कारण, दोषी जीन से उत्पन्न रोग, इसका एंथ्रेक्स जो हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेरोगेसी क्या है, तो सेरोगेसी गर्भ की किराएदारी है, अर्थात 2 का हो गया सी। और ट्रांसजेनिक जो है ये क्या है, तो ट्रांसजेनिक जीनोम में होने वाला परिवर्तन का विज्ञान है, ट्रांसजेनिक्स। तो इसका हो गया 3। इस तरह से ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है। एक इक्वेशन दिया है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है और वैल्यू पूछ रहा है कि इसका क्या मान होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो सब जगह एक्स 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 ही है, इसीलिए कोई एक आसान सा वैल्यू आप रख सकते हैं। यदि कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर चेंज नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेम वैल्यू रख करके, सपोज कीजिए साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, यदि ऐसा रखते हैं तो इस पर असर पड़ता है। अतः इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जहाँ माइनस का वर्ड यूज हुआ हो, यदि माइनस यूज नहीं होता तो यूज कर लेते तो हो जाता है, लेकिन माइनस यूज हुआ है, ये जीरो हो जाता है। इसलिए इस तरह के सभी टर्म के जो व्यंजक का मान होता है उस पर असर डालता है। इसलिए साइन 45 को छोड़ करके कोई और टर्म यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग साइन 0 ले लेते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो इसमें 1 पर पावर 4 हो गया, तो 1 ही हो गया, तो ये हो गया 3। फिर यहाँ पे 6, यही फिर 0 और 1 मतलब 1 हुआ, 1 पर पावर 2 वही हो रह गया,
6 के 6 प्लस 4, तो इस तरह से 6 4 10 3 13, इसका राइट ऑप्शन डी हो गया, 31 का डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले तो सूची 1 में बायोगैस के बारे में दिया है और नीचे ऑप्शन भी दिया है कि इसमें से कौन सही है। सही सुमिलित वस्तु का चयन करना था इसमें। बायोगैस कीटनाशक है क्या? ये गलत है, बायोगैस कीटनाशक नहीं है, ये पहला गलत हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के बारे में बताता है, ये सही है। डीडीटी जो गोबर है, नहीं, ये भी गलत है। निकोटीन तंबाकू में होता है, ये सही है। इस तरह से कौन सही हुआ? 2 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4 इसका राइट आंसर है। बायोगैस क्या है? बायोगैस संयंत्र गांव में प्रकाश और भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था में होती है और इसमें मीथेन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार का पता लगाया जाता है और डीडीटी एक प्रकार कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। मैथ का प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पे पावर 2 को इंटू 2 जैसा लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, देख लेंगे आप लोग। 102 पर पावर 2 है, फिर उसका वैल्यू दिया है और इधर रूट अंडर में दिया है, तो इसी पावर 2 को यदि बराबर के दूसरे साइड भेजते तो रूट अंडर हो जाता है। रूट अंडर यही है, यदि रूट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव हो तो रूट से बाहर निकल के 1 अंक के बाद हो जाता है। फिर यदि ये 4 अंक के बाद है तो रूट के बाहर निकल करके 2 अंक के बाद होता है। ये 6 अंक है तो रूट के बाहर निकल कर 3 अंक के बाद होगा, और सभी को जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.322। 11.322 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर में क्या है? लुप्त संख्या को ज्ञात करना था, तो ऊपर गुना 5 या 15, छत्री 8 से 48, 15 48 43, इसी तरह से सबको करेंगे। ऊपर वाले को गुना, नीचे वाले को गुना करके जोड़ेंगे। 7 6 के 42, 8 5 40, 42, 40 82। अगला प्रश्न है, उस हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है जो भारत में विकसित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस। तेजस भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और किसके द्वारा बनाया गया? ये एरोनॉटिकल विकास एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिक विद्वान हैं और कुछ भारतीय है। इसको भी वेन डायग्राम से बना सकते हैं। अमेरिका में काम करने वाले ये वैज्ञानिक हो गया और उसमें वाले सभी वैज्ञानिक, तो ये इसमें सभी के लिए वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये विद्वान है तो वाइज होता है बुद्धिमान का, विद्वान का, और उसमें कुछ भारतीय है, तो कुछ भारतीय, तो ये दोनों कंडीशन को पुट करेगा, कुछ लेने जाएंगे तो पूरा आ जाएगा। और इसके अलावा दो तरह से कंडीशन बनेगा, कुछ इसमें से ऐसे ले सकते हैं या कुछ ऐसे ले सकते हैं। अब पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई भी भारतीय वैज्ञानिक विद्वान नहीं है क्या? ये सही ऑप्शन है कि कोई भी ऐसा नहीं है? तो ये गलत है, ये कथन कोई का नहीं है, कोई इसमें आ जाएगा। भारतीय तो ये इंडियन है ही। इंडियन या तो केवल एक ग्राफ को आच्छादित करेगा या दोनों वेन डायग्राम को करेगा, ये बात गलत कह रहा है। कुछ विद्वान वैज्ञानिक भारतीय है, ये सही है, बिल्कुल सही है। और सभी विद्वान वैज्ञानिक अमेरिका में है, ये भी गलत है। सब अमेरिका में नहीं है, दूसरे देश में भी है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक विद्वान हैं, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन हो गया। निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करता है और कोई नहीं करता है, तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है? 2 और 4 ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर में गैस का आयतन का मापन होता है। परसों मेरा जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन का त्यौहार है। उसी दिन एक त्यौहार है, आज रविवार है, ठीक इसके बाद कौन दिन होगा? तो इसको देख लीजिए, परसों जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है। आज रविवार है और परसों मेरा जन्मदिन, तो परसों कौन होगा? मंगलवार। और ठीक उसके बाद वाले दिन, मंगल के ठीक बाद वाले दिन में त्यौहार है, तो कौन सा हो गया? बुधवार। बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में।
बिहार में भगवान बुद्ध की शयन अवस्था में अर्थात सोए हुए अवस्था में सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है बिहार में। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और बिहार में किस जगह पे बन रहा है? ये बोधगया में बन रहा है। भारत के बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। यह 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। आईटी में इसका अर्थ क्या होगा कि डाटाबेस में उपलब्ध डेटा दोनों सटीक और सुसंगत है। तो इसका अर्थ हुआ डाटा इंटीग्रिटी। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब हुआ समन्वय, समन्वित या दोनों को मिला करके सटीक और सुसंगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी। 41 नंबर का प्रश्न है, शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा की बात कर रहा। प्रतिकूल का मतलब हुआ धारा के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कितना किलोमीटर जाना? 10 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाना, यदि धारा के साथ जा रहा है तो चाल दोनों जुड़ जाएगा, यदि विपरीत दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा। 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर घट के 2 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 5 घंटा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दूध वाला दूध और पानी के मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर से बेच करके 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच के 20% का लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए यदि ये विक्रय मूल्य दिया है तो इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। 9 रुपये का जो ये विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए होल वैल्यू 100/120। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 20 छक्के 20 बच्चे 45 बटे, इधर भी कटेगा 3 तिया 3 दूनी, तो 15/2 मतलब 7.5। 7.5 आ गया। 7.5 के लिए सबसे पहले तो दूध आया है तो दूध को कैसे बेचा है इसको देख लेंगे। दूध को बेचा है 10 रुपये और पानी का कीमत क्या है? तो 0, पानी का कोई कीमत नहीं, और 7.5 रुपये की दर से मिला के बेचा है दोनों को। तो 7.5 बीच में रख देंगे, 0 में से 7.5 घटा तो इधर 7.5 हो गया, और 10 में से 7.5 घटा तो 2.5। तो किस अनुपात में मिला? 7.5 और 2.5 का अनुपात निकालेंगे तो 3:1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार की गारंटी देता है? तो अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पूर्व में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया। यदि यहाँ पे फिर दिया है, मैथ का सवाल है, ए और बी का अनुपात है। यदि बी को बराबर के इधर लाते हैं तो क्या होता है? ए अनुपात बी मतलब अर्थात A/B अर्थात ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? 1:4। ए अनुपात बी बराबर 1:4। फिर बी अनुपात सी बराबर 1:2। और यहाँ पे बी का वैल्यू 1/4 है और बी का वैल्यू 1 है। इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1:4:4:8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 148। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव का 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये जो रोमन के लेटर है ये सभी सही है क्या? आई होता है, यस, 1 के लिए, 5 के लिए, इसी तरह से जितने भी है सभी संख्या के लिए होता तो ये ट्रू है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इस तरह के त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए कई मेथड है, उसमें से एक मेथड मैं बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है तो एक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 1 2 3 करके। उसके बाद यदि एक रेखा हो, एक ही परी रेखा हो, परी रेखा मतलब क्षैतिज रेखा, ओरिजेंटल लाइन, तो एक ही त्रिभुज बनेगा।
यदि दो पड़ी रेखा हो तो पांच छोटे छोटे त्रिभुज होंगे सब मिला करके। यदि 3 पड़ी रेखा हो तो 13 बनेगा। यदि 4 पड़ी रेखा हो तो 27 बनेगा। 5 पड़ी रेखा हो तो 48 बनेगा। और 5 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ तक याद रखेंगे। यहाँ पे कितने पड़ी रेखा है, तो सबसे पहले तो एक पड़ी रेखा ये शुरू वाला, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 पड़ी रेखा है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27, ऑप्शन बी। और इसके अलावा आपके पास भी ऑप्शन है, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि इसको याद रख लेते हैं तो बहुत ईजी वे में ये बन जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसे संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं। पहला 5 का 5 रह जाएगा, दूसरा 7 5 12 हो जाएगा, फिर 12 11 23 हो जाएगा, 23 9 32 हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा, 40 7 47 47 3 50 50 5 55, ये n हो गया। n का वैल्यू हो गया 55। यदि यह विषम संख्या है तो +1/2 करेंगे। +1/2 मतलब 55 + 1 56/2 23। देखेंगे इसमें से 23 पहला दूसरा तीसरा 23 या 23 से अधिक कौन है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 14। 14 अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। विषम करा दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों की संख्या और युग्मों का चयन करें। विषम अक्षर और युग्म के चयन करने के लिए देख लेते हैं। इसमें आप लोग देख लेंगे कि विषम कौन है, किसमें कितना कितना का अंतर है, एक में कम का अंतर होगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें √2 है। √2 का मतलब हुआ 1/2 और पहले से पावर 4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुना 4 प्लस 64 के लिए हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। 4 चौको 16 चौको 64, और जो रूट है यह हट के जाएगा तो 1/3 प्लस 2/8, और जब 4 हट के गया तो गुना 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। भारत और बेल्जियम के बीच 75 साल का राजनयिक संबंध पूरा हुआ बेल्जियम के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनिया को उपयोग करने के पीछे की वजह है कि भूमि की उर्वरता को टिकाई बनाए रखने के लिए फसल उत्पादन में वैज्ञानिक जीवाणु की पहचान कर उन्हें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार करता है, जिस उर्वरक में जीवाश्म खाद होता है, जिसमें राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम जैसे जीवाणु और निर्धारित शैवाल भी होता है। इसमें जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है को अमोनिया में बदल करके जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक के रूप में अमोनिया का उपयोग। अगला प्रश्न है प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत। यदि 100 लगातार कोई भी संख्या हो उसका जो औसत होता है प्रथम संख्या, तो प्रथम 100 धनात्मक संख्या 1 से शुरू होता है, और अंतिम संख्या प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2, 101/2 तो 50.5। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था, तो विक्रमादित्य तो नहीं था, पुष्यमित्र भी नहीं था, दंतिदुर्ग भी नहीं था, तो कौन था, कुजुल कड़फिसस। यहाँ पे ख हो गया है, क होगा कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस। थोड़ा टाइपिंग एरर है। अगला प्रश्न है कि 11,250 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा B तथा C के कुल हिस्से का 1/2 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। ए का हिस्सा B और C के हिस्से से, तो ए अनुपात B और C एक साथ BC के हिस्से से का हिस्सा मतलब ए का हिस्सा B और C के हिस्से का 1/2 है, तो एक ए जो है 1 है और B और C 2 है। इसी तरह से आगे भी है B का हिस्सा जो है ए और C के हिस्से से, ए और C का हिस्सा से 1/4 है, तो ये 1 है तो ये 4 है। आगे क्या कर रहा प्रश्न में
ए और सी के कुल हिस्से के 1/4 ज्ञात करें ए के हिस्से में कितना अधिक है। यहाँ थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ये प्रश्न था, ये ध्यान रखेंगे। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक था, ये प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए इसका जो टोटल वैल्यू 3 है अनुपात में 2, 1, 3, और इसका टोटल वैल्यू 5 है। तो 3 और 5 को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से करते हैं। तो ये हो गया 3, 6, फिर इधर हो गया 5 और इधर 20, 5 और 20 हो गया। तो ए का सेपरेट वैल्यू हो गया 3, बी का सेपरेट वैल्यू हो गया 5, सॉरी इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 5 हो गया, ये 10 हुआ, और इधर 3 से किए थे तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया 12। तो इसमें सेपरेट वैल्यू ए का 5 आया और बी का सेपरेट वैल्यू 3 आया। तो टोटल कितना है, तो टोटल यहाँ से देख रहे हैं 12 है, सॉरी 15 है, इसका भी 15 हुआ, 5 तिया 15, ये भी 15 है और इधर भी 15 है। 15 में से 5 और 3 आ चुका है, तो तीसरा जो सी होगा 5, 3, 8, तो सी कितना हो जाएगा, 7 के रेशियो में, 7 के अनुपात में हो जाएगा। अब यही से सवाल आता है कि प्रश्न में अभी बोले थे सुधार करने, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो एक ए 5 है और ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी कितना है 3 है। तो ये अनुपात में कितना अधिक है 2, और टोटल जो 15 है, 15 इक्वल टू 11,250, 11,250 करेंगे 15 अनुपात को, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 750। 15 अनुपात बराबर 11,250, तो एक अनुपात बराबर हो गया 750। और ये दोनों अंतर जो है ए और बी में, ए और बी का अंतर है 2, इसीलिए अनुपात 2 बराबर 750 गुना 2, 1500। इसका राइट आंसर हो गया 1500। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 2009-2015 तक ये जो आटा उत्पादक कंपनी ए है उसके द्वारा गेहूं के आयात टनों में दर्शाया गया। कह रहा है कितने वर्ष में आयात जो है वर्ष 2012 के आयात से अधिक था। वर्ष 2012 में जो क्या आयात है, वर्ष 2012 में 165 है, इससे अधिक कितने वर्ष है, तो 165 से अधिक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल 4 वर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लंदन की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन की राजधानी, लंदन कहाँ की राजधानी, सॉरी लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले, फिलीपींस की राजधानी मनीला और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और यहाँ पे ये प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, भी को क्या सूचित किया गया है, भी का अर्थ है भागा, इसी तरह से डब्लू, डब्लू का अर्थ है जोड़, इसी तरह से टी, टी का अर्थ है गुना। इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी वे में बन जाएगा सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, 60 नंबर का सवाल है। 7 नंबर में करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाले को छांटना है। सबसे पहले तो मैनोमीटर है, मैनोमीटर क्या मापता है, तो मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, ये सही है। उसके बाद है कार्बोरेटर, ये आंतरिक दहन मापता है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ पिस्टल की वक्रता नहीं मापता है, बल्कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और गलत चुनने को कहा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच बिजली पारित की जाती है, अर्थात प्रवाहित की जाती है, तो इनमें से क्या विघटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH, H2 और Cl2, NaOH, H2 और Cl2। अगला प्रश्न है, किसी संख्या
में 289 से विभाजित करने पर 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो 18 से विभाजित करने पर यदि 289 होता है, उसी संख्याओं को, यदि ऐसा प्रश्न हो कि उसी संख्या से करना हो, तो जो शेष प्राप्त हो रहा है उसी में 17 से भाग दे देंगे। 18 में 17 से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दिया, शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया और अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं, तो उसकी आय कितनी है? तो सबसे पहले तो 100% रुपया था, 10% अनाथालय को दे दिया, तो 10 पहले तो 10 दिया है। उसके बाद बचा कितना? 90। तो जो बचा है उसका 20%, तो 90 का 20% फटाक से निकाल लेंगे। 90 का 20% 18 हो जाएगा। 20 पंचे 18 पंचे 90, तो 18 हो गया। ये 2 खर्च किया है और जो बचा वो शेष हो जाता, तो 28% खर्च कर चुका 100% की राशि में से। बचा कितना? 72%। 72% इक्वल टू 7200, इसीलिए 1% इक्वल टू 72। इसीलिए उसकी आय कितनी थी? आय मतलब 100%, सॉरी 72 इक्वल टू 72, इसीलिए 1 इक्वल टू 100, सॉरी मिस्टेक हो गया। 72% जो है इक्वल टू 7200 रुपया है, इसीलिए 1% इक्वल टू 100 रुपया, और इसीलिए ये उनकी आय मतलब कि 100% आय है, तो 100 गुना 100 इक्वल टू 10,000। ऑप्शन ए। अगला कथन है और पूर्वधारणा है, एक पागल व्यक्ति को पसंद करते हुए मैंने उसका पीछा करने का निश्चय किया। पूर्वधारणा है, मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूँ। क्या कोई पागल व्यक्ति का पीछा करेगा तो क्या वो पागल होगा या नहीं होगा? इस पे नहीं जाना है, हमारे डेली के लाइफ पे, हमारे इस पे नहीं जाना, व्यवहारिक दुनिया में नहीं जाना है। इसके कथन और पूर्वधारणा को समझना है। और दूसरा है कि मैं एक पागल व्यक्ति हूँ, तो मैं एक पागल व्यक्ति हूँ, इस तरह से यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति पागल व्यक्ति के पीछे जा रहा है। सॉरी, शब्द जो पागल है व्यक्ति को पसंद करता है या दिखाता है, या तो व्यक्ति वास्तविक तौर पर पागल है या वह पागल नहीं है, लेकिन उसने पागल व्यक्ति की तरह कार्य किया है, इसीलिए या तो एक हो जाएगा या दो होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। वह पागल है भी और नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो पागल है या मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूँ, ये सही हो सकता है, या मैं एक पागल व्यक्ति, ये हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे प्रश्न का जो जवाब होता है उसमें या लगा रहता है, या तो एक या दो। तो ऑप्शन हो गया या तो एक या तो दो, अंतर्निहित ऑप्शन सी। 67 नंबर का सवाल है, मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज की गई एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। आगे है, विषाणु विज्ञान में विषाणु पढ़ा जाता है, शब्द विज्ञान में भाषा पढ़ा जाता है। फिर है, चूड़ा को कैसेट, कैसेट को मेज, मेज को खेल और खेल को अलमारी कहते हैं, तो टेप रिकॉर्डर में क्या चलाया जाता है? सबसे पहली बात है कि कैसेट को क्या कहते हैं? तो मेज कहते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में क्या चलाया जाता है? तो मेज, ऑप्शन सी। डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है, इसके उपयोग से क्या उद्देश्य है? तो पीएच, जो मृदा के पीएच को कम करना, मृदा के पीएच को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चूंकि डोलोमाइट चूर्ण में मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संयुक्त रूप से होता है, यह मृदा के पीएच मान को कम कर देता है। अगला प्रश्न है, माना कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए एक्स लंब है बीसी पे, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज में
ए बी नामांकन कर देते ए बी और सी। ए बी सी में ए एक्स जो है इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है। ए एक्स जो है बी सी, ए एक्स लंब है बी सी पर और त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के लंब की दूरी का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। किसी बिंदु को ले लेते हैं, यहाँ से लंब जो भुजाओं पर लंब होगा, भुजा पे लंब होगा, एक तो इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा। ये तीन है, तीन लंब है, ध्यान रखेंगे भुजा तक ही है, भुजा से बाहर नहीं है। ये तीनों लंब की लंबाई क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की का फॉर्मूला हो जाता है 2/√3 गुना लंबों का योग, लंबों का योग, ये इसका फॉर्मूला है। और फिर यदि लंबों के योग को ज्ञात करें तो क्या होगा, तो इधर आकर के √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 लंबों का योग बराबर √3/2, इसको इधर रखते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। और ये जो फिगर दिया है इसमें ए एक्स बराबर है, ए एक्स बराबर क्या हो गया, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा हो गया। तो ये दोनों चीज़ को, एक ही चीज़ को डिनोट करता है, चाहे वो एक्स का वैल्यू कहिए या भुजा की लंबाई कहिए, तो क्या होगा, ये एक्स के बराबर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो कौन सा है, तो भारतीय डाकघर अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो हाइड्रोजन आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणक को मान को पीएच वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच मान 0 वाला घोल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुने से 1 वर्ष ज़्यादा है। तीन वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुने से 2 वर्ष कम है, तो पिता की वर्तमान आयु। इस तरह के प्रश्न को एक्स मान के बना सकते हैं। मान लिए पुत्र का एक्स है तो पिता का 5x + 1, फिर 3 वर्ष बाद तो फिर 3 ऐड कर देंगे और फिर इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे प्रश्न को बाय ऑप्शन भी बनाया जा सकता है, बहुत ईजी वे में बनाया जा सकता है। और इसमें ऑप्शन तो जैसे कह रहा हो कि हमको टिक कर लो, हमको चूज कर लो, कैसे, तो देखिए 5 गुने से 1 वर्ष ज़्यादा मतलब कि 5 से डिवाइड हो और 1 ज़्यादा हो, तो इस तरह का ऑप्शन एक ही दिख रहा है, सी। क्योंकि ये वो कह रहा है कि पिता की उम्र है और बाद में पिता की वर्तमान आयु भी ज्ञात करने को कह रहा है। तो यदि सपोज करते हम कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुने से 1 ज़्यादा हो, तो इसमें 5 किस में 5 गुना किए और 1 ज़्यादा किए को 30 हो गया, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। किस में 5 गुना किए और 1 ज़्यादा किए तो 40 हो गया, ये ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ये सभी से अगर सटीक बैठेगा। तो पुत्र का मान लिए 6 है तो पिता 5 गुना है तो से 1 ज़्यादा है तो 31 हो गया। इस तरह से 3 वर्ष बाद, तो यदि आज वर्तमान में इतना है तो 3 वर्ष बाद 34 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुने से, तो 6 वर्ष है तो 10 होगा। और 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो जो वर्तमान है 3 वर्ष के बाद अभी 6 तो 9 होगा, इधर पुत्र 9 होगा। और पिता की उम्र, पुत्र की उम्र के 4 गुने कितना, 9 चौके 36 और 2 वर्ष कम, 36 से 2 कम कितना 34। अभी 31 है तो 3 वर्ष के बाद, अभी 34 है तो 3 वर्ष पहले 31 या 31 से 3 वर्ष बाद 34। इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दे दी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%। सिलाई मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक सिंगर। दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो प्रश्न आकृति में कौन कौन निहित है, ये ऑप्शन चूज करना है, इसका आंसर निकालना है। जैसे कि पहला जो है ये नहीं है, इसमें कई कारण हैं, जिसमें एक तरफ से जो चौकुठा है इसका साइज थोड़ा छोटा है, और साथ ही एक लेफ्ट और राइट मुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। और ऑप्शन बी आप देखें ध्यान से, ऑप्शन बी उसमें नहीं दिखेगा आपको। अगला प्रश्न है 78 का है, नॉमरिकल है, फिजिक्स का नॉमरिकल है। इसमें आपको शक्ति मांग रहा है, तो शक्ति का सबसे पहले तो बात आता है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे टी। तो कार्य के लिए यदि कोई व्यक्ति है 40 kg का वजन लेकर के सीढ़ी पे चढ़ रहा है और 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ रहा है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है। शक्ति मतलब मोहन की जो पावर है ये ज्ञात करना है। इसके लिए जी का जो वैल्यू होगा, तो ये भी दिया हुआ है, जी के वैल्यू को क्या मानना है। इसको जी के वैल्यू को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान करके इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो मोहन है, मोहन की जो ऊंचाई है, मोहन जिस ऊंचाई पर अवस्थित है वहाँ स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रहा है, और स्थितिज ऊर्जा के द्वारा मोहन द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा mgh होगा। mgh, m का वैल्यू है 40, g का वैल्यू तो प्रश्न में दिया हुआ 10 यूज करना है, g 10 हो गया। और h के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि कितना दूरी तय किया। तो दूरी बराबर हाइट वही हुआ, दूरी है कितना 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी है और टोटल 10 सीढ़ी चढ़ता है। तो 15 सेंटीमीटर पहले तो मीटर में बदल लेते हैं, और टोटल कितना सीढ़ी चढ़ता है 50 सीढ़ी चढ़ता है, तो गुना 50 2 मतलब 7.5 मीटर। ऐसा ही मात्रा का मीटर लेना होता है, तो यहाँ मीटर ले लिए 7.5 मीटर और बट्टे टी। तो ये कार्य बट्टे समय होता है शक्ति। तो टी का वैल्यू भी दिया है, टी का वैल्यू है कितना 10। तो 10 से 10 कटा और ये हो गया 7.5 गुना 4, 300, 300 पे एक और जीरो, तो सब 3000, एक अंक के बाद दशमलव कटा, तो ये टोटल हो गया 300 वाट। ऑप्शन सी। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। मूल वास्तविक और बराबर तब होता है जब डी बराबर क्या होता है 0। डी बराबर जब 0 होता है मूल वास्तविक और बराबर होता है, और डी का वैल्यू है b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू है 2√5, ए का 4 तो 4 रहेगा, ए का वैल्यू है p और c का वैल्यू है 4। इस तरह से वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर होगा 5/4। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस श्रीसंत ने। इक्यासी नंबर का प्रश्न है कि किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यफलन। दैनिक जीवन में कार्य का जो अर्थ होता है कि किसी क्रिया का किया जाना होता है, और यही प्रश्न पूछा जा रहा है। कार्य माप, जो कार्य की माप होती है लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः कार्य बल की दिशा में विस्थापन है, अर्थात कार्य फलन है। अगला प्रश्न है, जिस तरह से मुस्लिम मस्जिद में पूजा करता है उसी तरह से सिख कहाँ करता है। तो गुरुद्वारा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है CH3OH में OH बंध कैसा बंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजी बंधक। ध्रुवीय संयोजी बंधक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अणु की आके संरचना होती है उसकी ज्यामितीय संरचना होती है, और CH3 और कार्बन और OH के ऑक्सीजन परमाणु के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इस प्रकार इस कारण से इसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 का, जिसमें कह रहा है कि जो दो कथन दिया गया है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन वक्तव्य आंसर देने के लिए पर्याप्त है, जिसमें कि स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। तो स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है, इससे भी स्वाति और नमिता के बीच रिलेशन का पता चलता है। और फिर स्वाति का भाई और नमिता के पति चचेरा भाई और ममेरा भाई अर्थात कजन है, इससे भी स्वाति और नमिता के बीच का रिलेशन पता चलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है। मतलब या तो अकेले कथन 1 रहता तो भी आंसर होता, या केवल 2 रहता तो भी पर्याप्त होता। तो या वर्ड यूज किया है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या तो 1 या 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी 84 का। 85 का देखते हैं। 85 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री बिल नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस की इकाई उष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस की इकाई ताप की इकाई है, और उष्मा की इकाई जूल है। उष्मा की इकाई कैलोरी है, ये सब उष्मा की इकाई है, बल्कि सेल्सियस ताप की इकाई है। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा था सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस की इकाई उष्मा की इकाई ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 का, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का भुजा, जिसमें भुजा 2 बार गुना होता है। जब 2 बार गुना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। या फिर एक ही भुजा में 50% बढ़ाया गया तो यहाँ भी 50, ए का वैल्यू भी 50, क्योंकि भुजा में बढ़ाया गया, प्रत्येक भुजा में आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई में भी बढ़ाया गया है। प्रत्येक भुजा वर्ड यूज किया है, तो इसीलिए ए का वैल्यू भी 50 और बी के लिए भी 50 ही यूज होगा। तो 50 50 100 हुआ, 50 गुना 50 बटे 100, दोनों जीरो कट गया, 25। तो 125% इसका राइट आंसर है। दिए गए प्रश्न के उत्तर में कौन सी जो प्रश्न आकृति पूरा करती है? तो 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रश्न आकृति को पूरा करती है। अगला प्रश्न है मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है, फिर भी यह आल में बड़ी मात्रा में संचित रहता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है वह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है सारणी के विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाती है, और इसमें 2015 और 2017 के दौरान 15 से 17 तक जाएंगे रेगुलर, 15 16 17 3 साल होगा। डी के कारों के उत्पादन डी प्रकार के कारों के उत्पादन वर्ष 2014 15 16 और 18 के दौरान। ई प्रकार के कार, ई प्रकार में कारों से कुल कितना प्रतिशत कम है? इस तरह से प्रश्न को देखने के लिए डी प्रकार, डी है ये। डी प्रकार के कारों को कब कब देखना है? तो 15 से 17 तक, 15 से 17 तक ही देखना है। और आगे जो कुल ई प्रकार का कार है, ई प्रकार में 14 15, इसमें 4 वर्ष लेना है। दोनों को ऐड करके देख लेंगे किसमें ज़्यादा है, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। बहुत इजी सवाल है, आप लोग देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही
और ज़्यादा अच्छा वीडियो हो सके और ज़्यादा अच्छा कर सके आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि और क्या सुधार किया जा सकता है। टाइमिंग कम कर दिया जाए या फिर ओनली मैथ रीजनिंग का एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, जीके जीएस के लिए अलग वीडियो बना दिया जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लाइन का उपयोग डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा मोडेम। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है, तो क्या विकसित किया गया है? तो धूप के चश्मे का जो को विकसित किया गया है, ये रमन इफेक्ट के प्रभाव से किया गया है। नीचे दिए गए विकल्प से विषम अक्षरों या युग्मों का चयन करना है। इसमें एक किसी खास पैटर्न पे है और कोई एक अलग पैटर्न पे है। 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ तिया पच्चे और सत्ते है, तो इस सब में है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। बस ए में कुछ अलग पैटर्न है, इसीलिए ए विषम है, सबसे अलग है। अगला प्रश्न है फिर न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो यहाँ पे m याद रखेंगे, 0.1 kg लेना है और 2 मीटर की दूरी से, तो यहाँ पर हाइट 2 मीटर की दूरी रखना है, 2 मीटर का लेना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाले कार्य कितना होगा? तो इसके लिए कार्य जो होगा, इसमें भी mgh फॉर्मूला लगेगा। स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रहा है और गेंद का द्रव्यमान 0.1 था और 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के जो लगने से गेंद में जो कार्य हो रहा है वो गेंद की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। अतः कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है, जहाँ पर 0.1 है m, 9.8 यहाँ पर 9.8 लेना था। इससे पहले जब सवाल में डिनोट कर दिया गया था कि g का वैल्यू 10 लीजिए, तो 10 लिए थे, यहाँ पे 9.8 लेना था। और फिर h है 2 मीटर। इस सब को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.96 आता है, 1.96 जूल। ऑप्शन हो गया ए। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो टंकी नल वाला सवाल है। इसमें एक खाली करने वाला नल है, एक भरने वाला नल है। मान लेते पहला नल को फर्स्ट और सेकेंड नल, जो भरने वाला नल होगा उसको प्लस से नोट करेंगे। टंकी को 40 मिनट में भरता है तो +40, मतलब भरने वाला हो गया। और एक नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है तो -60। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 हो गया एलसीएम। 120 यूनिट टोटल काम होगा। और इसकी क्षमता जो है पहले नल की 3 यूनिट है और दूसरे नल की 2 यूनिट है। और कह रहा है कि यदि दोनों नल को खोल दिया जाता है तो तब खाली की भरने में कितना समय लगेगा, मतलब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों को एक साथ कर रहे हैं। तो एक तो भर रहा है, 3 भर रहा, 3 यूनिट से, 2 यूनिट से, 2 की एफिशिएंसी से उसे ख़त्म कर रहा है। तो 1 घंटा में कोई भी एक यूनिट टाइम लेते हैं, 1 घंटा 1 मिनट जो भी है सवाल में दिया हुआ, उतना में ये क्या करता है, 1 यूनिट भर देता है। चूँकि 1 यूनिट को भरने में 120 मिनट लग रहा है, इसीलिए 120 यूनिट, टोटल 120 यूनिट को भरना है तो 120 मिनट लगेगा, अर्थात 2 घंटा। 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा है। इस सांकेतिक भाषा में आपको जो कॉमन फैक्टर है उसे चूज करते चलना है, और इस चूज करने के क्रम में आपको जवाब देना लास्टली मोर गेन शेयर। मोर गेन शेयर बहुत इजी है। आप देखेंगे किस में मोर है, यहाँ मोर है, गेन कहाँ है, शेयर यहाँ है, गेन किस में है, तो गेन भी किसी न किसी इक्वेशन में होगा। यहाँ गेन है। इस तरह से यदि कॉमन आ जाता, कुछ निकल जाता, इसका आंसर हो जाएगा। तो 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
96 का देखते हैं। 96 का है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पुस्तक के किस वैज्ञानिक ने लिखी? तो इसका राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंग। 97 नंबर सवाल है किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर राइस ड्रोनेट का उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस इलाज के लिए होता है। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिक को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। फिर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक सवाल है, इसमें टोटल कितने व्यक्ति है? तो 5 पुरुष है, 5 पुरुष अर्जुन, विजय, क्रिस, डेन, इल्व किसी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। वहीं 5 महिलाएं मीसा, निशा, शिल्पा, पूजा, रोजी ये पंक्ति में दूसरी तरफ बैठा हुआ है। तो इसको जब सेट करेंगे तो सेट करने के बाद आप लोग उसी से सेट करके चेक कर लेंगे। मैं कर देता हूँ इसको सेट। इसको अरेंज करना है, सीटिंग अरेंजमेंट है, अरेंज करना है। 5 पुरुष इधर है, इधर क्रिस है, इल्व है, डेन है, विजय है और अर्जुन है। और महिलाओं में मिशा है, शिल्पा है, एम हो गया, एस हो गया, पी हो गया, आर रोजी है और एन से निशा है। अब इसमें क्या करता है, एक दूसरे का स्थान अदला बदली करता है। इल्व की जगह पे विजय आ जाता है तो यहाँ पे वी हो जाता है। फिर विजय की जगह पे रोजी आ जाती है तो यहाँ पे आर हो जाता है। और रोजी की जगह पे इल्व आ जाता है तो यहाँ इल्व हो गया। इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न है यदि विजय और इल्व की जगह पर रोजी की जगह पर जाता तो रोजी विजय की जगह बैठ जाए तो शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति, तो शिल्पा के सामने कौन व्यक्ति बैठा है? तो शिल्पा के सामने वर्तमान में विजय बैठा है। कह रहा है कि सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन होगा? तो बाएं दूसरा जाएंगे तो ये रोजी, स्थान क्रम के बाद रोजी इस जगह पे आ गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजी। कह रहा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 21, 36, 66 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 21, 66, 21, 36 और 66 इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले तो 2 से 21, 18, 33, फिर 3 से 7, 6 और 11। अब तो किसी से नहीं लगेगा तो इसमें 3 और 2 कितना हो गया? 6। तो 6 पहले 6 है तो मतलब 6 का पेयर लग गया। किसका नहीं लगा? 7 का नहीं लगा और 11 का नहीं लगा। जिसका भी नहीं लगा उससे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे जितना भी है सब में मल्टीप्लाई करके इसका राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा है, बहुत डिटेल से डिस्कशन करने का प्रयास किया गया। आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही इसमें यदि कुछ सुधार हो तो वो भी ज़रूर बताएं। इस तरह के टेस्ट से जुड़ने के लिए जो भी व्यक्ति टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यदि टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दे। टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके वहाँ से टेस्ट के जो इन्फॉर्मेशन है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के डिस्कशन को और ज़्यादा सटीक और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सके, इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इससे संबंधित मैं बार बार बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ कि और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया हुआ टेलीग्राम पे वहाँ आकर के बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सकेगा। दोस्तों मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। फिर हम लोग अगले टेस्ट में अगला टेस्ट सीरीज 3 होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।